सर। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा पेज नंबर 209 से स्टार्ट करेंगे। आपकी हेडिंग रहेगी कृषि बस्तियों के लिए जंगलों का सफाया। ये शुरू करना है बेटा। कृषि बस्तियों के लिए जंगलों का सफाया। यह 16वीं सदी में मुकुंदराम चक्रवर्ती की लिखी एक बंगाली कविता चंडी मंगल का एक अंश है। अब यहाँ पे इस एक सेंटेंस के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि मुकुंदराम चक्रवर्ती क्या है। ये एक लेखक हैं, बंगाली लेखक हैं, बंगाली कविता इन्होंने लिखी जिसका नाम था चंडी मंगल। और ये कब लिखी थी? 16वीं सदी में। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बोलिए बेटा। यस सर। आवाज सुन रही है अमृता? ओके। कविता के नायक कालकेतु ने जंगल खाली करवा के एक साम्राज्य की स्थापना की। तो इसमें कविता के अंदर एक नायक बनाया गया, एक हीरो बना रखा है, और उस हीरो का नाम क्या था? कालकेतु। क्या नाम था उसका? कालकेतु। और इसने क्या किया? जंगल को खाली कराया। जंगल को खाली कराने का मतलब है जंगल के अंदर जो भी रहने वाले लोग होंगे, पेड़ पौधे भी हो सकता है कि कुछ हटाए गए हों, उसने वहां पे एक साम्राज्य की स्थापना की। खबर मिलते ही परदेशी आने लगे तमाम जगहों से। जैसे ही पता लगा भी साम्राज्य स्थापित होने वाला है तो दूर प्रदेशों के लोग जो हैं उस जगह के लिए आने लगे। फिर कालकेतु ने खरीद कर बांटे उनमें भारी भरकम चाकू, कुल्हाड़ी, भाले और बर्छे। यानी कालकेतु एक तरह से डाकुओं के सरदार की सी भूमिका यहाँ पे दिखाई गई है। उसने क्या किया? मार्केट से कुछ इस तरह की चीजें खरीदी, चाकू खरीदे, कुल्हाड़ी खरीदे, भाले खरीदे और बर्छे खरीदे, और उनके अंदर बांट दिए जो बाहर से आए हुए लोग थे। उत्तर से आए दास सैकड़ों उमड़ते हुए। उत्तरी दिशा से गुलाम लोग आए और सैकड़ों की संख्या में आए। वे चकित देखकर कालकेतु को जिसने दी सुपारी एक एक को, यानी कालकेतु को देख करके हैरान रह गए और उन दासों को उसने सुपारी दे दी। क्या दे दी? जैसे किसी व्यक्ति को मारने की सुपारी होती है तो प्रत्येक व्यक्ति को सुपारी दे दी। दक्षिण से आए फसल कटाई वाले एक उद्यमी के साथ 500। अब दक्षिण दिशा से यहां पर फसल काटने वाले जो उद्यमी होते थे उनके साथ एक व्यक्ति के साथ में 500 कैंडिडेट आए। पश्चिम से आया जफर मियां, साथ में 22,000 लोग। पश्चिमी दिशा से जफर मियां नाम का एक मुसलमान आया और उसके साथ 22,000 लोग आए। हाथों में सुलेमानी मोती की माला, जपते हुए पीर और पैगंबर का नाम। वे क्या करते थे? सुलेमानी मोती की माला जपते थे, हाथों में लिए रहते थे, और पीर और पैगंबर का नाम उनके होठों पर रहता था। जंगलों को हटाने के बाद उन्होंने बसाए बाजार। पहले जंगलों को हटाने की प्रोसेस हुई, उसके बाद में वहां पे मार्केट एस्टेब्लिश किया गया, बसाया गया। सैकड़ों की तादाद में विदेशी जंगलों को जैसे खा लिए घुस आए वहां। यानी कभी सैकड़ों की संख्या में विदेशी लोग यहाँ पे आए। वो जंगलों के इस क्षेत्र के अंदर आकर के बस गए और ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो जंगल को खा गए हों। कुल्हाड़ियों की आवाज सुनकर शेर डर गए, दहाड़ते हुए भाग निकले। यहाँ पे जो शेर जंगल में रह रहे थे उन्होंने कुल्हाड़ियों की आवाज चलते हुए सुनी और वहां से दहाड़ते हुए बाहर भाग गए। ये किस जानकारी से हमें पता चल रहा है? बंगाली कविता है, 16वीं सदी के मुकुंदराम चक्रवर्ती ने इसे लिखा है। इस तरह के जो चक्रवर्ती वगैरह का जो नाम होता है ये बंगाली लेखक हुए हैं और इन्होंने चंडी मंगल नाम की एक कविता लिखी है। इसमें कल्पना की गई है कि उन्होंने एक साम्राज्य की स्थापना की है। इस कविता के माध्यम से बताया गया कालकेतु नाम के एक हीरो के द्वारा कि उसने अपना एक साम्राज्य जंगल में स्थापित किया गया, जहां अलग अलग स्थानों से लोग वहां पे पहुंचे। उन्होंने सब लोगों को चाकू, कुल्हाड़ी, भाले, बर्छे खरीद कर दिए और उत्तरी दिशा से आए हुए लोगों को सुपारी दी। दक्षिण से फसल कटाई वाले व्यक्ति आए। पश्चिम से जफर मियां के साथ में मुसलमान लोग यहाँ पे आए जो पीर और पैगंबर का नाम अपने होठों पर रखते थे। सुलेमानी मोती की माला जो है वो जपते थे। उन्होंने विदेशी लोग यहाँ पे आए जिन्होंने यहाँ पे बाजार एस्टेब्लिश किए। कुल्हाड़ियों की आवाज सुनकर के शेर यहाँ से भाग खड़े हुए।
अब इसमें क्या बता रखा है, यह पद्यांश जंगल में घुसपैठ के कौन कौन से रूपों को उजागर करता है कि कैसी कैसी घुसपैठ यहाँ पे हुई है। जैसे इन्होंने बताया कि उत्तरी दिशा से दास और गुलाम लोग यहाँ पे आए हैं, तो ये सबसे पहली घुसपैठ है। दूसरी घुसपैठ फसल कटाई वाले लोगों की है, जो कि किसी एक उद्यमी के साथ 500 की संख्या में आए। पश्चिमी दिशा से जफर मियां, क्योंकि पश्चिम दिशा में क्यों बोला गया, क्योंकि पश्चिम के अंदर ही मुसलमान ज्यादा संख्या में रहते हैं, उस स्थान से ये आए। कुछ विदेशी लोग आए जहां पर उन्होंने जंगलों का नाश किया, और इस तरह से पता चलता है कि जिस भी दिशा से लोग आए भारी संख्या में आए और यहां पर आकर के वो बस गए। इसके संदेश की तुलना चित्र 8.9 में दिए गए लघु चित्र से आप कर सकते हैं। इस चित्र के साथ में इसकी तुलना कर सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ तो सिर्फ शिकार करते हुए हम देख रहे थे, नील गाय का शिकार करते हुए शाहजहां का चित्र था, लेकिन ये जो चित्र है इसकी तुलना इस कविता से करने के लिए बोला गया है। तो उसकी कल्पना हम कैसे कर सकते हैं। जंगल में रहने वाले लोगों के अनुसार पद्यांश में किन्हें विदेशी बताया गया है। यहाँ पर विदेशी कौन लोग हैं, जो भी दूसरे क्षेत्रों से आने वाले व्यक्ति हैं, तो इन्हें ही विदेशी माना गया है, जो बाहर से आए हुए हैं। बोलो बेटा। सर ये टॉपिक बोलिए। पढ़ा दो। सेम। यस सर। यही टॉपिक बेटा। अच्छा, आप लेट आए थे क्या? यस सर। सर नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया बेटा? आता तो है हमेशा जैसे ही स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिए, हम करा रहे हैं। देखिए, इसको रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे एक बेटा मुकुंद राम चक्रवर्ती की लिखी हुई कविता, बंगाली भाषा में लिखी हुई कविता चंडी मंगल इस कविता का नाम है, उसका विवरण दिया गया है। इसमें कविता के जो लेखक हैं उन्होंने एक नायक बनाया है कालकेतु, और उसने जंगल के अंदर विभिन्न यानी जैसे जीवों को यहाँ से हटाया है, या फिर यहाँ जो पेड़ पौधे हैं उनको हटाया, वहां पे एक साम्राज्य की स्थापना वहां पे कर दी। उसके साम्राज्य की स्थापना करने के बाद जो परदेशी लोग थे, जो आस पड़ोस के जो लोग थे, दूसरे क्षेत्रों के लोग थे, वह इस स्थान पर आने लगे। कालकेतु ने क्या किया, उन्होंने विभिन्न प्रकार के हथियार उनके लिए खरीद कर दिए, चाकू, कुल्हाड़ी, भाले, बर्छे, जो कि उस समय लड़ाई के अंदर इस्तेमाल होते थे। उत्तरी दिशा से दास यहाँ पे आए, और उन दास लोगों को कालकेतु ने एक एक सुपारी उन लोगों को दे दी। सुपारी एक तरह से खाने की चीज होती है, और सुपारी एक इस तरह से भी यूज होने वाली चीज होती है, जैसे सुपारी का जैसे ठेका होता है, किसी को मारने का प्लान होता है तो उसको सुपारी दी जाती है। दक्षिण से यानी दक्षिण दिशा से फसल कटाई करने वाले एक उद्यमी के साथ 500 व्यक्ति वहां पे आए हैं। उसके अलावा पश्चिमी दिशा से जफर मियां आए, और वो उसके साथ में 22,000 लोग आए। इसके अलावा वो उनकी कुछ गतिविधि यहाँ पे बताई गई है कि जो सुलेमानी मोती की माला अपने हाथ में रखते थे मुसलमान, और पीर और पैगंबर का नाम जपते रहते थे। जंगलों को हटाने के बाद यहाँ पे बाजार एस्टेब्लिश किए गए, और सैकड़ों की तादाद में विदेशी इन्हें कहा गया है, यानी दूसरे क्षेत्रों से आए हुए लोगों को विदेशी कहा गया है, जिन्होंने जंगल का नाश कर दिया। और इस क्षेत्र में आने के बाद यहाँ पर कुल्हाड़ियां बहुत चलने लगी, पेड़ों की कटाई का काम होता रहा, और शेर वहां से गुर्राते हुए वहां से डर कर भाग गए। इसमें अब अगले पेज पर आ जाइए, 210 पेज। पहाड़ी कबीलों और मैदानों के बीच व्यापार लगभग 1595 ईस्वी में। अवध सूबे, अवध है कानपुर और खास तौर पे लखनऊ का इलाका। लखनऊ का इलाका जो है अवध के अंदर काउंट गोरखपुर तक का इसके अंदर किया जाता है। आज के उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा है। इसके मैदानी इलाकों और पहाड़ी कबीलों के बीच होने वाले लेन देन के बारे में अबुल फजल ने कुछ इस तरह से लिखा है। अबुल फजल कौन है? जिन्होंने आईने अकबरी यानी अकबर का दरबारी इतिहासकार यह था, और मुगलों के बारे में बहुत कुछ जानकारियां इसने दी। तो अवध सूबे के अंदर मैदानी इलाकों में और पहाड़ी कबीलों के बीच किस तरह का लेन देन होता था, मैदानी इलाके में कौन लोग रहते थे, पहाड़ी कबीलों में उनमें क्या फर्क था, उसमें किस तरह का लेन देन यहाँ पे होता था, वो सारा विवरण यहाँ पे दिया गया है। ये कब की जानकारी यहाँ आपके सामने पेश की गई है? 1595 ईस्वी की। उत्तर के पहाड़ों में इंसानों, मोटे मोटे घोड़ों और बकरों की पीठ पर लाद कर बेशुमार सामान ले जाए जाते हैं। यानी उत्तर के पहाड़ों के अंदर इंसानों पे भी सामान लादा जाता है। अच्छे ताजा जो घोड़े हैं, बहुत मोटे ताजा होते हैं, बकरे भी होते हैं, उनकी पीठ पर सामान, बहुत ज्यादा मात्रा में सामान लादा जाता है, जैसे कि सोना, तांबा, सीसा, कस्तूरी, सुरा गाय जिसको याक कहा जाता है, याक की पूंछ, शहद, चुक कहा जाता है बेटा, संतरे का रस,
और नींबू के रस को मिला करके साथ उबालकर बनाया जाने वाला एक अमल। एक यहाँ पे एसिड है जिसको चुक कहा गया है। संतरे के रस को और नींबू के रस को मिला करके उसको उबाला जाता है, फिर एक अमल तैयार हो जाता है। अनारदाना, अदरक, लंबी मिर्च, मजीठ जिसे लाल रंग बनाया जाता है कि जड़ें, मजीठ की जड़ें होती है जिनसे लाल रंग तैयार करते हैं, लाल पाउडर बन जाता है। सुहागा, जगवार, हल्दी जैसी जड़ होती है। मोम, ऊनी कपड़े, लकड़ी के सामान, चील, बाज, काले बाज, मरलिन, बाज पक्षी की ही एक किस्म। यानी यहाँ पे 3 तरह का नाम यहाँ पे दिया गया। बाज, केवल बाज लिखा गया, उससे पहले चील, फिर काले बाज, फिर मरलिन यानी बाज पक्षी की एक वैरायटी, और अन्य वस्तुएं। इसके बदले वे सफेद रंगीन कपड़े, कहरुबा, पीला भूरा धातु जिससे गहने बनाए जाते थे। यानी गहने बनाने का ये एक मतलब एक मेटल था, कहरुबा इसे बोला गया है। और रंगीन कपड़े का, सफेद कपड़े वहां पे उनका वो प्राप्त करते थे। नमक, हींग, गहने, शीशे और मिट्टी के बर्तन वापस ले जाते हैं। यानी ये सारी चीजें देते हैं जो ऊपर लिखी हुई है। और ये पहाड़ी कबीलों के लोग हैं और ये मैदानी इलाके से ये सब चीजें प्राप्त करते हैं। यानी आप याद रखिएगा, पहाड़ों से ये सामान इनके जरिए लादा जाता था। इंसानों पे लादते थे, घोड़ों पे लाते थे, बकरों की पीठ पर लाते थे। तो यहां से जो सामान ले जाया जाता है पहाड़ों से, वो सोना, तांबा, शीशा, ये सारी चीजें जितने भी हमने इसमें पढ़ी वो सब चीजें, और उसके एक्सचेंज जो होती हैं मैदानी इलाकों में, वो ये चीजें सफेद और रंगीन कपड़े, कहरुबा और नमक, हींग, गहने, शीशे और मिट्टी के बर्तन, ये सारे उसके बदले में एक्सचेंज करते थे। इस अनुच्छेद में परिवहन के कौन से तरीकों का जिक्र किया गया है? कौन कौन से परिवहन के साधन आपको इस पैराग्राफ के अंदर नजर आते हैं? यहाँ पर हम देख सकते हैं परिवहन के साधनों में घोड़ों और बकरों के बारे में बताया गया, जो कि यानी कुछ सामान लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। आपके मुताबिक इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता था? क्योंकि ये पहाड़ों के अंदर जो वजन ढोने के अंदर ये काफी ठीक रहते थे, और घोड़े के जो खुर होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं, और पहाड़ों के अंदर चढ़ना घोड़े के लिए कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता। मैदानों से जो सामान पहाड़ पे ले जाए जाते हैं उनमें हर एक वस्तु किस काम में लाई जाती होगी, इसका खुलासा करें। यानी जो मैदानी इलाकों से, यहाँ पे नीचे दिए गए जो सामान है वो मैदानी इलाके का है, और काम क्या आता होगा? सफेद और रंगीन कपड़ा है वो पहनने के काम आता होगा, और कहरुबा जो है धातु, इससे गहने बनाए जाते होंगे, ये भी पहना जाता था। नमक जो है खाद्यान्न को खाद्य पदार्थ के अंदर डाला जाता है, हींग भी खाद्य पदार्थ का एक हिस्सा है। गहने और शीशे ये भी मतलब जो हमारे जवाहिर जवाहरात होते हैं उनके अंदर यूज होने वाली चीजें हैं। और मिट्टी के बर्तन जो कि उस समय लग्जरियस थिंग्स होती थी, उनका इस्तेमाल ये लोग किया करते थे। और यानी मिट्टी के बर्तन में चाय वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज, हालांकि हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, मुगलों के राज में चाय का कोई हमारे यहाँ पे कोई प्रचार नहीं था, चाय के बारे में नहीं लिखना चाहिए। अब आगे देखिए, सूफी गायक को सुनते हुए किसान और एक शिकारी यहाँ पे हैं। एक सूफी गायक गा रहा है, एक तरफ किसान बैठा हुआ है और दूसरी तरफ एक शिकारी बैठा हुआ है। और यहाँ ये गायक है और ये शिकारी है और ये किसान है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं शिकारी के पास में 2 तीर नीचे रखे हुए हैं, एक धनुष है उसके दाहिने हाथ पर लगा हुआ है, और ये जो किसान है ये नीचे बैठा हुआ, और ये जो व्यक्ति है गायक है, सूफी गायक। अब आगे चलते हैं। वाणिज्यिक खेती का असर बाहरी कारक के रूप में जंगल वासियों की जिंदगी पर भी पड़ता था। यानी ये कमर्शियल खेती जो यहाँ पे होने लगी, तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर था, उसकी वजह से जंगल वासियों की जिंदगी पर बड़ा चेंज आया, उनकी जिंदगी प्रभावित हो गई। जंगल के उत्पाद जैसे कि शहद, मधु, मोम, लाख की बहुत मांग होती थी। याद रखिए 3 चीजें इन्होंने बताई। जंगल के जो उत्पाद हैं, जंगल में पैदा होने वाली चीजें, जैसे मधुमक्खियां हैं जंगल में होती हैं तो शहद तैयार करती हैं। मधुमोम क्या होता है? जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उससे मधुमोम तैयार कर सकते हैं। और लाख भी एक इसी तरह की नेचुरल चीज होती है जिससे लाख के चूड़े वगैरह बनते थे। लाख जैसी कुछ वस्तुएं जो 17वीं सदी में भारत में समुद्र पार होने वाले निर्यात की मुख्य वस्तुएं होती थी। यानी इंडिया से लाख दूसरे देशों के अंदर भेजा जाता था 17वीं सदी के अंदर, और प्रमुख वस्तुओं में ये शामिल करते थे। हाथी भी पकड़े और बेचे जाते थे, यानी जंगलों से हाथी पकड़ लेते थे, उनको बेच देते थे। व्यापार के तहत वस्तुओं की अदला बदली भी होती थी। व्यापार के तहत यानी इन चीजों का एक्सचेंज करते थे। व्यापार के तहत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की अदला बदली होती थी, जैसे कि हमने ऊपर वाले, यस बोलो।
सर बोलिए। एक बार दोबारा बता दो यही टॉपिक। इसी को बेटा Yes, sir. यही बता रहे हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से। यहाँ पे कमर्शियल खेती का जिक्र किया गया। यहाँ कमर्शियल खेती का मतलब होता है बेटा एक्सटर्नल जो फैक्टर होता है उसके लेवल पे जंगल वासियों की जिंदगी बड़ी चेंज हुई। इससे जंगल के अंदर जो चीजें मिल रही थी, शहद मिल रही थी, मधुमक्खी की छत्तों से मधुमोम मिल रहा था, लाख जिससे कि चूड़े वगैरह बनते थे। तो लाख जो है एक महत्वपूर्ण वस्तु थी जो 17वीं सदी में निर्यात होने वाली वस्तु थी इंडिया से बाहर। और यहाँ पे हाथी भी पकड़े जाते थे, बेचे जाते थे ये। और यहाँ पे वस्तु विनिमय का पता चलता है, वस्तुओं की अदला बदली भी होती थी, मतलब मुद्रा के बदले भी चीजें बिकती थी और वस्तु के बदले भी वस्तुएं मतलब वस्तु विनिमय भी होता था। कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले जमीनी व्यापार में लगे हुए थे। यानी जो जमीन का व्यापार है, जमीन के स्तर पे व्यापार, एक तो होता है समुद्री व्यापार जिसमें समुद्री संसाधनों का यूज करते हैं, यानी समुद्र के अंदर बड़े बड़े जहाज या नावों के जरिए जो व्यापार होता है उसको हम समुद्री व्यापार कह सकते हैं। जमीनी व्यापार में जमीन के अंदर जैसे कि खाद्य पदार्थ का है या फिर विभिन्न प्रकार की धातुओं का जो व्यापार है, जो जमीनी भूभाग से भारत और अफगानिस्तान के बीच हो रहा था। जैसे पंजाब का सर लोहानी आप कबीला, पंजाब। रहे हो, बोलिए बेटा। क्या? आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो। अच्छा ठीक है बेटा, थोड़ा धीरे करते हैं। सर एक बार ये रिपीट कर पंजाब, दो, इसी को। ठीक है ऊपर बेटा। वाला भी सर, Sir, ऊपर आराम से वाला भी. पढ़ाना ऊपर वाला मतलब। भी। Yes, sir. ऊपर ऊपर वाले में तो बेटा चीजों के नाम लिखे हुए हैं, सिंपल सा है। चलो कोई बात नहीं, देखिए एक बार ये अवध के बारे में बता रखा है बेटा। अवध इलाका वो होता है जो कानपुर से आगे है, लखनऊ गोरखपुर का इलाका, उसे अवध कहा जाता है, जो कि आज भी यूपी का एक हिस्सा है। और ये बेटा 1595 का पहाड़ी कबीलों के लोगों में और मैदानी लोगों के बीच में जो होने वाले व्यापार के बारे में हमें कुछ जानकारी देता है। और किसने ये बात बताई है? अबुल फजल ने बताई है। तो किन किन चीजों का ये लोग व्यापार करते थे? तो बेटा यहाँ पे देखिएगा, इंसानों पे सामान लाते थे। मोटे मोटे घोड़ों का मतलब होता है यहाँ पे यानी बड़े शक्तिशाली घोड़े होते थे इनके पास में। बकरे होते थे जिनकी पीठ पर ये सामान लाद करके पहाड़ी इलाके में पहुंचाते थे। और किस किस चीज को पहुंचाया जाता था, यानी ये पहाड़ी इलाके के लोग थे, इन चीजों को मैदानी इलाकों को भेजते होंगे। जैसे सोना है, तांबा है, सीसा है, कस्तूरी है, सुरा गाय है जिसको याक की पूंछ कहा जाता है। यानी सुरा गाय क्या होती है? याक होता है जिसको आपने देखा हो, जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं और जो पहाड़ी इलाकों में होती है। ये मैदानी इलाके में याक नहीं पाए जाते हैं। ये माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है? गौरव, गौरव माइक ऑफ करो। हाँ बेटा देखिएगा, हम ये बता रहे थे कि यहाँ सुरा गाय का नाम जो है याक को कहा जाता है, जो पहाड़ी इलाके में होती है। तो इसकी पूंछ जो है वो उस समय कीमती होती थी, इसका ये व्यापार करते थे। शहद भी बेचते थे। चुक कहा गया है संतरे के रस को नींबू के रस को मिला करके उसको उबाला जाता था और उससे एक एसिड तैयार होता था, उसे चुक का नाम दिया गया है। अनारदाना, अनारदाना होता है, और यानी अनार के जो दाने होते हैं वो भी मतलब सप्लाई करते थे। और अदरक, लंबी मिर्च, मजीठ जिससे लाल रंग का पाउडर तैयार किया जाता था, जो किसी भी चीज के अंदर जैसे हो सकता है कि कहीं पर लेप वगैरह लगाया जाना हो या पशुओं के सींग रगने हो, तो इस तरह से इनका यूज हो सकता था। तो ये जो है मजीठ की जड़ों से तैयार करते थे। मजीठ की जड़ें लाल रंग की होती हैं, इनको पीसा जाता है तो लाल रंग का पाउडर बन जाता है। सुहागा, सुहागा होता है बेटा, वैसे तो धागे को कहते हैं, और दूसरा एक सुहागा होता है, मेज को भी कह दिया जाता है। जैसे कोई खेती करता है तो उसके पशुओं के पीछे एक मेज बांध दी जाती है, या फिर जो ट्रैक्टर के पीछे भी मेज बांधी जाती है। तो यहाँ पे हम सुहागे को धागे के रूप में जानेंगे। जदवार जो है हल्की या हल्दी जैसे एक पेड़ होता है, उसकी जड़ों को कहा जाता है। मोम, ऊनी कपड़े, लकड़ी के सामान, चील, बाज, काले बाज, मरलिन यानी बाज की ही एक प्रजाति है ये, और अन्य वस्तुएं, इन सब चीजों का यानी पहाड़ी इलाके से दूसरे मैदानी इलाकों को ये चीजें भेजी जाती थी। और यानी मैदानी इलाकों से और पहाड़ी इलाके को कौन कौन सी चीजें भेजी जाती हैं वो आगे लिखी हुई हैं। इसके बदले वे सफेद और रंगीन कपड़े मंगवाते थे मैदानी इलाकों से। कहरूबा, जो पीला और भूरा धातु जो होता है जिससे गहने बनाए जाते थे, कहरूबा, ये मंगवाया जाता था। नमक मंगवाया जाता था। हींग खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल होने वाली चीज थी।
गहने और शीशे, मिट्टी के बर्तन वहां से उन्हें वापस मिलते थे। मतलब ये चीजें वहां से लाई जाती थी। वाणिज्यिक खेती के बारे में आगे बता रखा है बेटा, बाह्य कारक के रूप में जंगल वासियों की जिंदगी पे बहुत बड़ा असर देखने को मिला। जंगल के अंदर जो जो उत्पाद मिल रहे थे, जैसे कि शहद है, मधुमोम है, लाख है, ये बहुत ही बड़ी डिमांड इनकी हो गई थी। जंगलवासियों के जंगलवासी इन चीजों को पैदा करते थे, शहद पैदा करते थे, मधुमक्खी के छत्तों से मधुमोम तैयार करते थे, लाख जो कि चूड़े बनाने का के अंदर महत्वपूर्ण सामग्री होती है। तो ये 17वीं सदी में भारत से बाहर जो समुद्री व्यापार होता था, तो उस समुद्री व्यापार के जरिए यानी निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में लाख होती थी। अब इसके बाद आगे बता रखा है, हाथी भी पकड़े जाते थे, बेचे जाते थे। ये आगे दूसरी वैरायटी बता रखी है, व्यापार की अलग किस्म जो है, हाथियों को भी भेजते थे। व्यापार के तहत वस्तु की अदला बदली भी होती थी, एक वस्तु दे दी तो उसके बदले दूसरी वस्तु को प्राप्त कर लिया जाता था। कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले जमीनी व्यापार में भी लगे हुए थे। यानी जो कबीले, कुछ कबीले ऐसे थे, कबीले किसे कहा जाता है? कबीले बेटा शेड्यूल ट्राइब्स को कहा जाता है, जो जंगलों के अंदर खास तौर पे रहते हैं, पहाड़ी इलाके में रहते हैं, और इन्हें मतलब अनुसूचित जनजातियां आज के समय में बोला जाता है, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो जमीनी व्यापार होता था, मतलब स्थल भाग के जरिए जो व्यापार हो रहा था, उसमें पंजाब का जो लोहानी कबीला था बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा था। यानी ये भी इसका एक हिस्सा था। वे पंजाब के गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार में भी शिरकत करते थे। यानी पंजाब के गांव से कोई माल भेजना है या शहर से कोई माल लाना है, तो उसके व्यापार में ये लोग शामिल रहते थे। सामाजिक कारणों से भी जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आए। यानी ये सब चीजें हैं, ये एक तरह से वाणिज्यिक यानी आर्थिक कारक के रूप में जो जो चेंजमेंट आया। अब सामाजिक कारक के रूप में क्या क्या चेंज आया है वो अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। सामाजिक कारणों से भी जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आए। एक स्पेशल एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा आपसे कि 17वीं सदी में जंगलवासियों के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़े, तो उसका आंसर ही हम आपको समझा रहे हैं। सामाजिक कारणों से भी जंगलवासियों के जीवन में बड़े बदलाव आए। कबीलों के भी सरदार होते थे, क्योंकि कबीले के अंदर आपने सुना भी होगा कि कोई ना कोई एक सरदार होता था। चंगेज खान का भी नाम आपने सुना होगा। चंगेज खान भी कभी सरदार हुआ करते थे, उनके पिता भी कभी सरदार हुआ करते थे अपने कबीले के। बहुत कुछ ग्रामीण समुदाय के बड़े आदमियों की तरह होते थे। कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए, कुछ तो राजा भी हो गए, और ऐसे में उन्हें सेना खड़ी करने की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती किया, फिर अपने ही भाई बंधुओं से सैन्य सेवा की मांग की। यानी यहाँ पे बताया गया है कि जो गांव के अंदर बड़े आदमी होते, बड़े आदमी किसे कहा जाता है? जिनके पास में प्रॉपर्टी बहुत होती है, ताकतवर लोग होते हैं, वो इस तरह की हम तुलना करके देख सकते हैं। कबीले के अंदर सरदार भी मुखिया होते थे, ताकतवर हैसियत होती थी, और औरों की बजाय समृद्धशाली भी होते थे। तो कबीलों के जो सरदार थे वो जमींदार बन गए, जिनके पास में काफी जमीनें होती थी, और कुछ तो ऐसे लोग भी थे जो राजा भी बन जाते थे। अब इन्होंने राजा बनने के बाद अपनी खुद की सेना खड़ी करने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि दूसरे राज्य से कम हमला कभी भी हो सकता था, या फिर ये किसी दूसरे राज्य पर हमला करना चाहे तो सेना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, और उसके बगैर युद्ध नहीं जीते जा सकते हैं। तो उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सबसे पहले सेना में भर्ती किया, और फिर अपने भाई बंधुओं से सैन्य सेवा की मांग की कि आप भी हमारी सेना में आ जाएं। सिंध इलाके की कबीलाई सेनाओं में 6000 घुड़सवार थे, 7000 पैदल सिपाही थे। एक डाटा दिया गया है, सिंध इलाका जो कि पाकिस्तान के अंदर पड़ता है आज के समय में, तो उस समय कबीलाई जो सेना थी उसके अंदर 6000 घुड़सवार शामिल किए गए थे, यानी घोड़ों पर बैठकर युद्ध लड़ने वाले ये घुड़सवार थे, ये भी सेना का हिस्सा थे। 7000 पैदल सिपाही थे। असम के अंदर अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे। अहोम राजा असम के अंदर शासन करते थे, और उनके पायक का मतलब होता है ये अपने सेना नायक कह सकते हो इसको। ये वे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। इसका मतलब है जमीन इन्हें दी जाती थी, एक तरह से लीडर होते थे ये, लेकिन इनको सैनिक सेवा जरूर देनी होती थी। सैनिक सेवा नहीं देंगे तो ये पायक नहीं हो सकते हैं। यानी सैनिक सेवा, अगर इन्होंने ये कहा है, ये वे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। इनको जमीन दे देते थे बोने के लिए,
सरकार की तरफ से, राजा की तरफ से, और फिर उसके बदले में सैनिक सेवा इनको करनी पड़ती थी। अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एकाधिकार का ऐलान भी कर रखा था। अहोम राजा यानी असम में ये शासन करते थे और इन्होंने जंगली हाथी पकड़ने का मतलब पूरी तरह से एकाधिकार स्थापित किया हुआ था कि हम ही पकड़ेंगे और कोई नहीं पकड़ेगा। हालांकि कबीलाई व्यवस्था से, तो ये चीज ध्यान रखें, छोटे जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं तो यहाँ पे आप पूछा जा सकता है कि जंगली हाथी पकड़ने का एकाधिकार किसने कर रखा था, तो अहोम राजाओं ने कर रखा था। और अहोम राजाओं ने शासन कहाँ पे चलाया हुआ था, तो असम में चलाया हुआ था। और यहाँ पे सिंध इलाके में कबीलाई सेना के अंदर कितने घुड़सवार थे, कितने पैदल सैनिक थे, तो 6000 घुड़सवार थे, 7000 पैदल सैनिक हुआ करते थे। अब उससे आगे चलते हैं। हालांकि कबीलाई व्यवस्था से राजतांत्रिक प्रणाली की तरह संक्रमण बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन ऐसा लगता है कि 16वीं सदी में आकर यह प्रक्रिया पूरी तरह से विकसित हुई। इसकी जानकारी हमें उत्तर पूर्वी इलाकों में कबीलाई राज्यों के बारे में आइन की बातों से मिलती है। यानी आइन के जरिए हमें यह पता चलता है कि कबीलाई व्यवस्था से राजतांत्रिक प्रणाली की तरफ कैसे चेंजमेंट शुरू हुआ। यानी पहले राजतंत्र तो था नहीं, पहले कबीलाई व्यवस्था ही थी। कबीले के सरदार होते थे, फिर उनके शासक होते थे और वो शासन अपने लेवल पे करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे राजतंत्रात्मक प्रणाली कैसे डेवलप हुई उसके बारे में बताया गया है कि 16वीं सदी में आकर के यह प्रक्रिया पूरी तरह से विकसित हुई है। उससे पहले राजतंत्रिक व्यवस्था नहीं शुरू हुई थी। तो याद रखिएगा, इसकी जो डेट कंफर्म डेट नहीं बताई गई है, सदी बताई गई है, 16वीं सदी है राजतांत्रिक व्यवस्था की प्रक्रिया के शुरू होने की। उसके ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो इसकी जानकारी जो है उत्तर पूर्वी इलाकों में कबीलाई राज्यों के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं आइन से हमें पता चलता है। आइन अकबरी में उत्तर पूर्वी इलाकों में जो भी कबीला राज्य स्थापित किया गया था उस समय, उसके बारे में जानकारी दी गई है। उदाहरण के तौर पे 16वीं से 17वीं सदी में कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ एक के बाद एक युद्ध किया और उन पर अपना कब्जा जमा लिया। यानी उत्तरी क्षेत्र के अंदर ही ये कोच राजा शासन करते थे और उन्होंने पड़ोसी कबीलों के साथ में, यानी ये भी कबीलाई शासक रहे होंगे, इन्होंने अन्य कमजोर कबीलों पर एक के बाद एक युद्ध किया और अपना कब्जा जमा लिया। इसका मतलब है ये थोड़ा शक्तिशाली थे। जंगल के इलाकों में नए सांस्कृतिक प्रभावों का विस्तार भी हुआ। अब हमने इसका सामाजिक जो चेंजमेंट था वो हमने इसमें पढ़ा। इसके जरिए यहाँ हम देख सकते हैं सामाजिक कारणों के अंदर कि जंगल वासियों का जीवन बड़ा चेंज हुआ। जंगल में सरदार होते थे, सैन्य सेवा करनी पड़ती थी, राजा भी इसके अंदर, कुछ कबीले के सरदार राजा भी बन गए थे। यहाँ ये अपने भाई बंधुओं से, अपने खानदान के लोगों को सेना में भर्ती करते थे। यहाँ बताया भी हुआ है कि सिंध इलाके के अंदर कबीलाई सेना में 6000 घुड़सवार, 7000 पैदल सैनिक थे। अहोम राजाओं के बारे में हमने पढ़ा, जंगली हाथी पकड़ते थे और इनको यहाँ के लोग जो थे जमीन के बदले सैनिक सेवा उनको देनी होती थी। अगले पैराग्राफ में ये बता रखा है कि कबीलाई व्यवस्था जो पहले पुराने समय में चली हुई थी वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था की तरफ कैसे ढल गई। तो ये 16वीं सदी में ये सब हो पाया। इसमें उदाहरण के जरिए समझाया गया है कि आइन के अंदर बताया गया है उत्तर पूर्वी इलाकों में जो कबीलाई राज्य हुआ करते थे उसके अंदर आइन से हमें ये मतलब राजतंत्रात्मक व्यवस्था की जानकारी हमें 16वीं सदी से ही पता चलती है। और कोच राजाओं के बारे में 16वीं और 17वीं सदी का विवरण दे रखा है कि इन्होंने अन्य पड़ोसी कबीलों के साथ में एक युद्ध किया और अपना कब्जा जमाते गए क्योंकि ये शक्तिशाली थे। जंगल के इलाकों में नए सांस्कृतिक प्रभावों के विस्तार की भी शुरुआत हो गई। कुछ इतिहासकारों ने दरअसल यह भी सुझाया है कि नए बसे इलाकों के खेतिहर समुदायों ने जिस तरह से धीरे धीरे इस्लाम को अपनाया उसमें सूफी संतों ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। यानी यहाँ पे किसने ये बात जानकारी दी है, कुछ इतिहासकारों ने ये बात बताई है कि नए बसे इलाकों के खेतिहर, यानी जिन क्षेत्रों में नए नए किसान जाकर के क्षेत्र में बसे हैं और धीरे धीरे इस्लाम को उन्होंने ग्रहण कर लिया है, यानी खेतिहर समाज ने इस्लाम को ग्रहण किया है। तो सूफी संतों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि सूफी संत की जो छवि थी समाज के अंदर बहुत अच्छी थी और सूफी संत सही तरीके से प्रवचन देते थे, उनकी बातों से प्रभावित हो जाते थे लोग और जो है मुस्लिम धर्म उन लोगों ने अपना लिया। तो ये इसका सांस्कृतिक प्रभाव हुआ, जंगल के इलाकों में मुस्लिम धर्म का अपनाया जाना। ये इसका हेडिंग बना सकते हैं। उससे पहले वाली इसकी हेडिंग आप बनाना चाहें
तो राजतंत्रात्मक प्रणाली का आगमन, ये 16वीं सदी से हो पाया है। कोच राजा का एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। इसके अंदर सामाजिक कारणों के अंदर बता सकते हैं कि कबीलों के सरदार होते थे, कुछ सरदार मुखिया होते थे, और यहाँ पे सैनिकों का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। एक ये इसका आर्थिक कारक बता सकते हैं। इसके अंदर बता सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की चीजें, शहद, मधुमोम और लाख, बहुत ज्यादा मात्रा में ये लोग मतलब इसका व्यापार करते थे। लाख प्रमुख वस्तुओं में से एक था, और लाख से चूड़े बनते थे। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जमीनी व्यापार होता था, और उस व्यापार के अंदर जो मीडिएटर की भूमिका निभाने वाला जो कबीला था, पंजाब का लोहानी कबीला था। और ये लोहानी कबीला पंजाब के गांवों और शहरों के बीच में लेन देन के लिए उत्तरदायी था, यानी विभिन्न प्रकार का व्यापार ये लोग करते थे। अब देखिए बेटा जमींदार के विषय में, यहां तक बताइए बेटा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो। क्या क्या बेटा, बोलिए बोलिए, रिपीट करो, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हम आपके मैसेजेस देखते हैं। बेटा उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो किसी भी उद्यम को शुरू करना चाहता है, बड़े पैमाने पे कोई भी किया गया कोई बड़ा कार्य जिसका उत्पादन ज्यादा होता है, उत्पादन ज्यादा होता है, उसको उद्यमी बोला जाता है। ठीक है बेटा। जैसे खास तौर पर तो जो उद्यम होता है, जैसे लघु उद्यम होते हैं, लघु उद्योग और वृहत उद्योग, तो उद्योग के जरिए भी हम उस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है बेटा। गौरव, ये ऐसे नहीं बोलते हैं बेटा, आगो टोटा क्या है, किसको कह रहे हो? या आप ये कंटिन्यू मैसेजेस रोक दीजिए, एक बार मैसेज बंद करो अपने, मुझे पढ़ने दो, क्योंकि फिर जैसे नया मैसेज आता है तो ये रिपीट ऊपर सरक जाता है फिर। ठीक है बेटा, अब आप लीव कर सकते हैं। इस टॉपिक को सही तरीके से पढ़ना है, अपने क्वेश्चन आंसर राइट कर लीजिए।
और यो भी ना कि मैंने लिखो, मैंने तो बोलो है स्कूल के पढ़ आज टॉपिक की समझ ही ना थोड़ी क्या होता है।